सिलिकॉन वैली ने इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में बाकी अमेरिका से कैसे आगे और यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट का नेटवर्क कैसे बना। साल है 1972 का जिसमें सिलिकॉन वैली में दो नए वीसीज की धमाकेदार एंट्री होती है। तो एक है डॉन वैलेंटाइन जिन्होंने सिक्विया कैपिटल की शुरुआत की और दूसरा शख्स है यूजीन क्लेनर ने क्लेनर पार्किंस का फाउंड किया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये दोनों ने पहले फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में काम कर रखा था। इनको पता था कि वेंचर कैपिटलिस्ट मॉडल नई टेक्नोलॉजी के लिए किस हद तक जरूरी है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ है कि वीसी और स्टार्टअप आपस में एक दूसरे से कितने करीब रहेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और कितने पास होने चाहिए और इनके दरमियान काम का जो ताल्लुक है वो किस तरह से होगा, किस तरह से डिफाइन होना चाहिए। ये सवाल एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह उन्हें पेश हो रहा था। ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि वीसी सिर्फ चेक लिख कर दे देते थे और इंजीनियर्स बाकी काम करते थे, लेकिन इसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब शामिल होता है। यहाँ कहानी एक नई चीज की शुरुआत लेती है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए साल 1973 में ये दोनों एक नया मॉडल इन्वेंट करते हैं जिसे इनकी तरफ से नाम दिया जाता है क्यू मॉडल का। इस मॉडल में इंजीनियर या इन्वेंटर्स को किसी बाहर के सीईओ से पेयर किया जाता था ताकि ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करके एक नया बिजनेस खड़ा कर सके। यहाँ अब एक नया ये तो नए दौर में दाखिल हो चुके थे और ये मॉडल ऐसा लगता था कि अच्छा वर्क कर रहा है। तो जो डॉन वैलेंटाइन एक अटारी नाम की एक कंपनी को फाउंड करते हैं जिस कि मतलब उस वक्त की जो बेहतरीन गेमिंग टेक्नोलॉजी को बना रहे थे ये लोग, लेकिन बिजनेस साइड पर ये कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो टेक्नोलॉजी बनाने के काम में अगर मैं इसको आसान अल्फाज में करूं तो ये टेक्नोलॉजी बनाने के काम में तो बहुत अच्छे थे, मास्टर थे, लेकिन धंधा बनाने के काम में शायद ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो क्लेनर पार्किंस भी इसी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते थे। तो वो उस वक्त टेंडेम कंप्यूटर बिल्ड करते हैं जो कि इन हाउस कंप्यूटर होता है और बाद में ये एक इंडिपेंडेंट स्टार्टअप बन जाता है। लेकिन इस टाइम पर एसवी यानी सिलिकॉन वैली में इस वक्त ज्यादातर जो सिलिकॉन चिप्स और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का काम ही हो रहा होता है। लेकिन जो क्लेनर हैं ये बात समझते हैं कि सिलिकॉन वैली सिर्फ कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग से बढ़कर है। तो उस वक्त वो एक स्टार्टअप जिसे जेनीटेक को फाउंड करते हैं। ये एक बेसिकली बायोटेक टेक्नोलॉजी कंपनी होती है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक को कमर्शलाइज करना चाहती है। और ये टेक्नोलॉजी क्या होती है आप इसे जाकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहें तो। लेकिन मैं अगर इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी एनिमल या जानवर के अंदर पाए जाने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जो है ना जिस्म के बाहर हासिल करना होता है। जो क्लेनर का जो फंड होता है वो बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप एक हर रोज नया मॉडल तैयार करने में कामयाब होते जा रहे होते हैं। अब इनका ये कदम बहुत यानी सोच और बेहतरीन स्ट्रेटेजी का सबूत दे रहा होता है। अब साल आता है 1977 का और इस टाइम पर एंट्री होती है एक नए लेजेंड की और एक नया नाम उभर आता है इस मार्केट में जिस नाम को आज भी सब अच्छे से जानते हैं और वो था एप्पल कंप्यूटर्स। मिस्टर स्टीव जॉब्स को इस वक्त काफी सारे वीसीज ने इन्वेस्ट करने से डिनाई कर दिया था, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन इस वक्त सिलिकॉन वैली में काफी बड़ा नेटवर्क बन चुका था वीसीज का, जहां पर अगर आपको किसी एक जगह पर वीसी से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती तो वो दूसरे वीसी के पास जा सकता है। तो साल आता है 98 का जब एप्पल और जेनीटेक दोनों पब्लिक होते हैं और वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं। अब ऐसा भी नहीं था कि इस टाइम पर रेस्ट ऑफ द अमेरिका, बाकी अमेरिका में बिजनेस नहीं हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि रेस्ट ऑफ द यूएस टेक पर सिर्फ स्पेशली इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो बॉब मेटकैल्फ हैं वो बंदा है जिसने ईथरनेट केबल इन्वेंट की थी। बिकॉज ऑफ हिम मॉडर्न इंटरनेट पॉसिबल हुआ हमारे लिए। लेकिन इस बंदे को पूरे अमेरिका में कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं मिली और वो सिलिकॉन वैली में आकर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पर जो वीसी है हर नई जो आने वाली टेक्नोलॉजी होती है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब साल आता है 1983 तक तो इस जो ऐसे जो वेंचर्स होते हैं वो फंड्स जो आए सिर्फ एक खास सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एक वीसी सिर्फ एक बायोटेक यानी कंपनी में लगाता है और जबकि दूसरा वीसी सिर्फ कम्युनिकेशन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इन्होंने अपने पसंद के सेक्टर्स को चूज किया और उनमें इन्वेस्टमेंट और इंप्लीमेंटेशन का अमल शुरू कर दिया। अब 80s के दौर में सिलिकॉन वैली के लिए एक नए
एक नए अरूज का, बुलंदियों का टाइम आता है। इस टाइम पर कुछ ऐसे इवेंट्स और डेवलपमेंट्स हुई कि सिलिकॉन वैली की ग्रोथ को एक स्पाइक मिला, सुपरचार्ज कर दिया गया। हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि कैसे 80s ने इस टेक्नोलॉजी हब को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ये हमारी सिलिकॉन वैली का पार्ट 2 है।